देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होगी उन तमाम मुद्दों की जिस पर ये चुनावी बिसात बिछ रही है अगले 6 दौर के मतदान के लिए। देखिए, पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे की उगाही कर रही है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का स्कूल चल रहा है। लेकिन पहले दौर का मतदान 102 सीटों पर तो खत्म हो चुका है। क्या जिस तरह से अब ये चुनावी पिच उठाया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, आने वाले वक्त में उसका असर दिखेगा? आइए अपनी इस रिपोर्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जिस पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, हालांकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सबने इस पर अपना अपना पक्ष रखा है। उनका ये कहना है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तब तो सीधे पैसे लिए जाते थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, लेकिन अब बैंक के जरिए तमाम पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जो भी चंदा देना चाहता है वो बॉन्ड्स उनको मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बार बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर यह कहा है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम चुनावी बिसात पर इस मुद्दे की चर्चा की शुरुआत करें, क्योंकि अभी 6 दौर का मतदान 2024 के चुनाव में बाकी है, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। 2018 का चुनाव है। मोदी, मोदी। लोकतंत्र के महापर्व में पहले दौर का जोर खत्म हो चुका है। चुनावी रण में अब 6 चरण का घमासान बाकी है और तैयारी उसी की हो रही है। कुछ मुद्दे नए हैं, कुछ पुराने। किसी का शोर तेज है तो किसी का धीमा, लेकिन विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने जिस मुद्दे की डोर को जोर से पकड़ा है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। 102 सीटों पर मतदान खत्म होने के एक दिन बाद राहुल ने सुबह ही प्रधानमंत्री की ओर ट्वीट का तीर चलाया। वार तीखा है, लिहाजा राहुल के शब्दों को गौर से पढ़ना और सुनना जरूरी है। नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जहां एंटायर करप्शन साइंस विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर एक चैप्टर वो खुद डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जैसे छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल का खेल कैसे होता है। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए इस क्रैश कोर्स को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। इंडिया की सरकार भ्रष्टाचार के स्कूल पर ताला लगाकर इस कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगी। वैसे तो राहुल ने पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड को हथियार बनाकर मोदी और सरकार पर हमला बोला है, लेकिन राहुल के ताजा ट्वीट से साफ है कि वो बाकी के 6 दौर के मतदान में भी इसमें धार देते रहे। हालांकि राहुल पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वक्त वक्त पर पलटवार भी किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है। मेरी पार्टी को जितना फंड मिला है वो फंड में परसेंटेज निकाल दो केसीस वालों ने, और केसीस तो हर व्यक्ति पर चलती है। अब टीएमसी को जो फंड मिला कोई छोटी अमाउंट नहीं मिली है, हमारी साइज से मिला लो तो 20,000 करोड़ होता है, बीआरएस को 40,000 करोड़ होता है, कांग्रेस का हमसे भी ज्यादा 9,000 करोड़ का होता है। वो किसने दिए हैं? कैश का चलन बढ़ेगा और कभी न कभी सबने सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छी व्यवस्था थी, इसमें कोई खामियां थी तो उसको सुधारना चाहिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी के हथियार उठाने के बाद कभी उनके सिपा सालार रहे कपिल सिब्बल ने भी मोर्चा खोला। प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत तक दे डाली। 6,000 करोड़ था, ये कौन से कैश का पैसा था? ये तो व्हाइट पैसा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने आपको दिया है और जिसकी रेड हुई उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया और आज भी कहती हैं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है रेड के साथ।
प्रधानमंत्री जी आज भी कहते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाए गए थे वो सही तरीके से लाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि ये गलत था, तो प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन के दौरान ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से ही चुनावी चंदे पर हंगामा नहीं मचा है, बल्कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोपी का नाम भी आम आदमी पार्टी ने इसमें घसीटा है, बीजेपी को लाभार्थी बताते हुए। जिस व्यक्ति ने खुलेआम आपको 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद और 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी से पहले 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, उस पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने पैसा लिया है। एक पार्टी को 55 करोड़ रुपए मिल गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा रुपया बह रहा है पानी की तरह। हालांकि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, उसमें चंदा हर पार्टी को मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन सबकी झोली में कुछ न कुछ गिरा है। साल 2017 से जनवरी 2024 तक बीजेपी को 8,252 करोड़ यानी कुल चंदे का 50%, कांग्रेस के खाते में 1,952 करोड़ यानी 12% और टीएमसी को मिले 1,705 करोड़ मतलब कि 10%। आंकड़े बता रहे हैं कि विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा जरूर बनाया है, लेकिन इससे नफा सभी को हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताकर इस स्कीम को रद्द करके विपक्ष को मौका जरूर दे दिया है, जिसे वो बाकी बचे मतदान में पुरजोर तरीके से उठाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं सुजाता पॉल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश मिश्र हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। देखिए, आज राजतिलक का कारवा पहुंचा है ठाणे, जहां से आप ये स्पेशल शो देखने वाले हैं रात 8 बजे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जिस तरह से एक चुनावी बिसात पर अगले 6 दौर की अभी वोटिंग होनी है और विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं गौरव भाटिया जी कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया ना, उन्होंने डिटेल्स मांगा, जिसके बाद डिटेल्स सामने आई और विपक्ष हमलावर है आप पे, तो ये विपक्ष का हमला गलत कैसे है? अंजना जी, देखिए, हमें पता है विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी उस टाइटैनिक जहाज की तरह है जिसको ये भी नहीं पता कि वो कहां जा रही है, जिसका जो कप्तान है वो सुनिश्चित करेगा कि बर्फ से टकरा के, आइसबर्ग से टकरा के ये जहाज डूब जाए। आपने कहा कि ये प्रहार किया है, अब प्रहार सही किया है या गलत किया है, ये 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चल जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस सीटें आएंगी। क्योंकि आपने मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का रखा है, तो मैं 2 बातें कह के इलेक्टोरल बॉन्ड पे आऊंगा। सबसे पहले, हमने देखा किस तरह से संतोख सिंह, ये वो व्यक्ति हैं जो सांसद थे कांग्रेस पार्टी के और भारत तोड़ो यात्रा में उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि उनकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति उस वक्त थी। लेकिन उनको क्या मिला? उनकी धर्म पत्नी करमजीत कौर जी भी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई और उनके चेहरे पे हमें एक उदासी दिखाई दी। हमने देखा किस तरह से उनका अपमान हुआ है और यही दर्शाता है कि कोई भी कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता जो देश हित के लिए कार्य करना चाहता है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं बना रह सकता। दूसरी बात, बड़ा मुद्दा, कल मैं कर्नाटका में था, मैं आपको बताऊं, वहां हमारी बहन को खंजर से घोप घोप के मार डाला और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ही उठा रही है कि जहां पे भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और हिंदू नफरत सामने आ जाती है। क्या आपने सुना आज प्रियंका वाड्रा ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, किसी ने, राहुल गांधी ने एक शब्द भी कहा हो? नहीं। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड अगर एक मुद्दा है तो उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने साक्षात्कार दिया
उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम एक उद्देश्य से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए और हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय को लगा हो कि ये जो कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन है और नागरिकों का जो जानने का अधिकार है उसके तहत ना हो। लेकिन बड़ी बात ये है कि हमारी सोच सच्ची थी और ये पारदर्शिता लाया। कैसे अंजना जी? इलेक्टरल बॉन्ड अगर ना होता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला दे पाता कि जिसने इलेक्टरल बॉन्ड में चंदा दिया और जिस पार्टी ने लिया उसका मिलाप करके जनता के बीच में रख दो? नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हमने सम्मान किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। ये हमारी प्रतिबद्धता है संविधान के प्रति। तीसरी बड़ी बात, जो सबसे प्रमुख बात है, जो पार्टियां चीख चीख के कह रही हैं कि चंदा लेना इलेक्टरल बॉन्ड से गलत है, ये भ्रष्टाचार बढ़ाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं और इस सवाल का उत्तर जरूर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने 1952 करोड़ रुपया इलेक्टरल बॉन्ड से लिया। अगर ये भ्रष्टाचार बढ़ाता है और गलत है तो फिर कांग्रेस पार्टी ने जान के कि कोई गलत काम है स्वयं किया है। आम आदमी पार्टी जो आपके शो पे है उन्होंने भी 69 करोड़ रुपया लिया है। टीएमसी ने 1716 करोड़ लिया है। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर आप उंगली हम पे उठाते हो तो आप जानबूझकर ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला, ये कमीशन खोरी क्यों कर रहे थे? और एक बात कह के अंत करूंगा अंजना जी, आपको एक बात समझनी होगी। जब कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक रही तो आपको मालूम है आंकड़े क्या थे? मैं आपको बताता हूं। आंकड़े ये थे कि कूपन से, अननोन सोर्सेज से जो रुपया आता था, कांग्रेस पार्टी में 2200 करोड़ रुपया उन्होंने लिया और उनसे पूछिए कि किसने दिया तो वो कहते थे 20,000 रुपए से कम का चंदा है, हमें पता नहीं है। तो यही तो होता है कि काली कमाई कैसे सोनिया गांधी की तिजोरी में चली जाएगी। अब सुजाता पॉल जी इसका जवाब देंगे तो इनको कष्ट होने लगा। सुजाता पॉल जी, ठीक है। सुजाता पॉल जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले जो पैसा लिया जाता था उसका हिसाब तो जनता को वैसे ही नहीं मिलता था। और सवाल यह है कि आजादी के बाद से इतने साल तमाम पार्टी, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी भी लेती होगी, टीएमसी भी लेती होगी, समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियां थी सब तो चंदे पर ही चल रहे थे। अब ये चंदे का तो हिसाब ही नहीं मिला उससे पहले। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि कम से कम ये बैंक के जरिए अब आता है, तो कोर्ट ने अब हिसाब मांगा तो हम जनता के सामने हिसाब तो रख पा रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी 1950 करोड़ रुपए लेते हैं तो सारी उंगलियां बीजेपी की तरफ कैसे? कुछ उंगलियां तो तमाम अन्य पार्टियों की तरफ भी उठेंगी जिन्होंने इसी रास्ते से पैसा लिया। सुजाता जी। अंजना जी, सबसे पहले तो बेशर्मी की हद के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला था नांदेड़ में पिछली बार जब वो वहां भाषण दे रहे थे पिछले चुनावों के पहले, और कहा था कि आदर्श घोटाले में जिनका नाम आया है उनको सजा नहीं दी गई और ये बेशर्मी की हद है। तो बेशर्मी की हद तो आज ये साफ हो गई है कि किसकी है जिन्होंने उन्हें राज्यसभा भेजा। मगर कमाल तो ये है कि आज जिस बारे में बात हो रही है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करूं तो भ्रष्टाचार के चैंपियन के साथ साथ भ्रष्टाचार के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भाषण दे रहे हैं, आज जो लोगों को बता रहे हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड कितनी बढ़िया स्कीम है, वो बताती है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान ही नहीं करते। मगर एक बात जरूर है, जब वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा, तो भाई ये जानना चाहते हैं कि भाई किसको धमकी दिया जा रहा है। अगर हम बात करें अमित शाह की, तो वो कहते हैं कि अगर परसेंटेज निकाल लो तो किसको कितना मिला है ये पता लगाना चाहिए, और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। मगर वो तो वकील है ना, क्या उनको ये नहीं पता कि अगर कोई कानून बनता है संसद में तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असंवैधानिक है तभी जाकर असंवैधानिक होता है। और अगर हमने इस पर सवाल उठाया तो हमने शुरू से उठाया, हर डिबेट में उठाया। मगर भाई इनके तो कई प्रवक्ता आकर ये भी कहकर जा चुके हैं कि नहीं,
हम तो इसका समर्थन किया। तो झूठ की पराकाष्ठा तो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर हम बात करते हैं जो हमें चंदा मिला या किसी और पार्टी को चंदा मिला, तो हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स। मगर ये बात तो साफ है ना कि लोग फिर भी हमें चंदा देना चाहते हैं। इतनी पारदर्शी अगर स्कीम है जिसकी पारदर्शिता केवल प्रधानमंत्री के पास थी, अब तक केवल प्रधानमंत्री जानते थे कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, तो उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिन्होंने अन्य पार्टियों को पैसा दिया। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की, तो इस कौन सी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? गजब है भाई। पहले कहते हैं कि ये स्कीम का हम डेटा नहीं देंगे, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत इस स्कीम का डेटा साझा करना पड़ता है, तो आकर कहते हैं देखो कितनी बढ़िया स्कीम मैं लाया हूं और सबको इसका ट्रेल पता चल गया। अरे ट्रेल तो बड़ी मुश्किल से दिया आपने, यही तो केस था। मतलब राइट टू प्रिवेसी से राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारे को पता चलना चाहिए कि पैसा आखिर कौन सी पार्टी को कितना मिल रहा है, ताकि जनता के सामने स्थिति साफ हो कि कौन सी पार्टी पैसा लेकर क्या कर रही है। और आखिरी बात कह रही है, आपने देखा कि सिलक्यारा टनल का जो उदाहरण है इस वक्त, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ठेके दिए और घूस लिया, जो चंदा लिया और धंधा दिया, उसके अलावा सिलक्यारा टनल का जो हुआ, उसके बाद कार्रवाई आज तक नहीं हुई है उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की कंपनी का नाम है नवयुगा और जिनके वेबसाइट में कोने में अडानी का लोगो भी दिखता है। भाई ये भी बता दे प्रधानमंत्री जी, ये अडानी का ही लोगो है ना उनके वेबसाइट पे, या उन्होंने मार लिया अडानी जी का लोगो? जी ठीक है। मैं प्रियंका कक्कड़ जी आपसे एक सवाल लेते हूँ, उसके बाद से गौरव जी एक ही साथ जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, अगर ये तरीका गलत था तो विपक्ष ने इससे क्यों पैसा लिया? यही बात आप लोगों की पिच जनता के सामने सबसे ज्यादा कमजोर करेगी। बीजेपी पर प्रश्न उठाना सही है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बहुत गंभीर तरीके से उसे असंवैधानिक बताया है, लेकिन विपक्ष ने फिर इसके जरिए क्यों पैसा लिया? सभी को नमस्ते। अंजना जी, पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस बार अभी तक चुनावों में 12,000 करोड़ कैश पकड़ा गया है और सारा का सारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर पकड़ा गया है, ऐसा ही एक रिपोर्ट थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ना उसने कैश खत्म किया, ना उसने कुछ ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी आप अगर हम पे उंगली उठाना भी चाहते हैं, हम कह रहे हैं हमारी जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आप ये प्रूव करो कि जैसे शरद रेड्डी से, जैसे कल मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, राहुल कंवल जी ने उनकी हिम्मत को सलाम। उन्होंने जब अमित शाह जी से पूछा कि 60 करोड़ क्यों लिए, सरकारी गवाह बनाया जिस शरद रेड्डी को, जिसको पहले भाजपा और ईडी साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बुलाती थी, तो अमित शाह जी ने पहले उनको टोक दिया। उन्होंने कहा कि आपका सोर्स आप पार्टी है। फिर राहुल कंवल जी ने कहा नहीं, मेरा सोर्स इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा है जो सार्वजनिक है। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, राहुल कंवल जी का धन्यवाद कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। आपको पता है अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया? आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, हम देंगे। अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया? अमित शाह जी बोले शरद रेड्डी ने बड़ा गलत किया कि उसने हमें चंदा दिया, ये उनका जवाब था। दूसरी चीज, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ये कैसी सरकार है सत्ता में। आपने देखा कि जो भी हमारे केस में आरोपी बना, पीएमएलए की प्रोविजन लगती है, यहाँ पे गौरव भाटिया वकील बैठे हैं, सबके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। जब शरद रेड्डी को पीएमएलए की प्रोविजन लग गई तो उसके अकाउंट फ्रीज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि डील होनी थी, 60 करोड़ पहुंचना था भाजपा को, सरकारी गवाह बनाना था उनको, बेल मिलनी थी उनको। ऐसी सरकार है आज केंद्र में जो उगाही कर रही है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। खाली ये केस नहीं है शरद रेड्डी का। ये शरद रेड्डी इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूं मैं क्योंकि इसी के बयान के आधार पर एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री, 3 बार के इलेक्टेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने एक सरकारी गवाह के बयान पर जेल में डाला है। ऐसे ही करीब 40 और कंपनीज हैं जहां पर उगाही की है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट द्वारा भाजपा ने। तो केंद्र में कम पढ़ी लिखी सरकार है जो एजेंसीज का ऐसे मिसयूज कर रही है। वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा डाटा सार्वजनिक करो, इसलिए ये सारी बातें सामने आई हैं। इसलिए सवाल इन्हीं से पूछे जाएंगे क्योंकि उगाही हमने नहीं की और इनको लगता है तो एक केस निकाल के बता दे। जो मनी ट्रेल ये हमें कह रहे थे वो इनके अकाउंट में मिली है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी सरकार चाहिए क्या हमें? ये जो तर्क देते हैं, जो कुतर्क देते हैं, वो सिर्फ इनके ही समर्थकों को समझ आते हैं। दोनों का ये कहना है कि सरकार, ठीक है,
कि एजेंसीज के इस्तेमाल से ऐसी कंपनियां जो सस्पेक्ट, शरत रेड्डी की वो बात कर रही हैं, आपने उसके जरिए उगाही की है, ये सीधा आरोप है। देखिए अंजना जी, मैंने तो बहुत सरल सवाल पूछे थे जो जनता पूछ रही है। पहला सवाल ये था कि अगर आप मानती हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड इतने खराब थे, भ्रष्टाचार का एक जरिया थे, तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों 2000 करोड़ के लगभग इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया? और मैंने बताया 70 करोड़ के आसपास आम आदमी पार्टी ने भी लिया। मैंने तो उत्तर कोई सुना नहीं। हाँ, एक थोड़ा सा लचर उत्तर आया जिसमें कहा गया इनके पास ईडी सीबीआई है। तो आप मुझे ये बताइए, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे पुलिस तो इनके पास है। तमाम ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को रुपया दिया है, चंदा दिया है, और पुलिस से भी प्रताड़ित किया जा सकता है इन बिजनेसमैन को। तो इसलिए इनका तर्क हल्का हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, क्योंकि आपने बात करी अधिकार सूचना का, खुलासे की बात करी है, इसलिए आज मैं ये जानना चाहूंगा कि जब एमओयू साइन करते हैं चीन से, और चीन कैसा देश है, भारत की तरफ किस नजरों से देखता है, हम सब जानते हैं। तो मोदी जी हैं तो उसकी खाट खड़ी करते हैं, लेकिन वो एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल हर नागरिक जानना चाहता है। क्या उस एमओयू में ये लिखा है कि देश के खिलाफ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी चीन के साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि गलवान हो या डोकलाम हो, राहुल गांधी टेंट के नीचे बैठे जब हमारे जवान लड़ रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सेना चीनी सेना से पिट गई। मुझे शक होता है कहीं उस करार में ये नहीं लिखा हो कि आप चीन के साथ खड़े रहेंगे और जो चुनी हुई सरकार होगी उसके खिलाफ आप बयानबाजी करेंगे। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने उठाई, तो मैं उनसे यही सवाल फिर से पूछूंगा, 70 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं देते भाई? अगर एक चीज नैतिकता के आधार पे, अच्छा नैतिकता तो मर चुकी है पापी आप में, तभी इनको न्यायालय से कोई रिलीफ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर खराब थी तो फिर आपने 70 करोड़ क्यों लिए? और मैडम को देखिए, कानून की जानकारी थोड़ी कम है। मैडम अभी बोल रही थी कि कंपनी के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तो वो आगे डोनेशन कैसे दे पाते हैं। मैं इनको ये बताऊं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लिखा है, जितना उसका धन का होगा, मान लीजिए 200 करोड़ है, तो वो अकाउंट फ्रीज होगा 200 करोड़ के लिए, क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी है, सिस्टर कंसर्न है, सारे अकाउंट उसके जो है फ्रीज हो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात, मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, अरे 10,000 करोड़ रुपए आप कह रहे सारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिला। चुनौती देता हूं पापी आपकी प्रवक्ता को, एक ऐसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट दिखा दे कि ये 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ रुपया जो सीज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो केवल और केवल भाजपा के पास है। और जो कहेंगी उसके बाद मैं मान जाऊंगा। एक बात और कहूंगा, धीरज साहू का नाम याद है, 351 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद है, उनके घर से मिला। अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जम गई, राहुल गांधी के मुंह पे टेप लग गया, ममता बनर्जी बोल नहीं पाई, छुप गई जाके। मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे भ्रष्टाचार की बात करते हो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पापी आपके अरविंद केजरीवाल, जिनको बेल नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। ये लोग सवाल उठाते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने साक्षात्कार में कही है, पूरे देश को पता होना चाहिए, 20,000 रुपए पहले अननोन सोर्सेज से मिलते थे। हाँ। इसको 2,000 रुपए किसने बनाया? इसको बनाया 2,000 रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। 3,000 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है, चंदा दिया है। इसमें केवल ऐसी 26 कंपनियां हैं जिन पे कार्रवाई हुई थी, और उनको ये लिंक करना चाहते हैं कि चंदा इसलिए दिया है क्योंकि कार्रवाई हुई है। कहा 3,000 कंपनियां और कहां पे 26 कंपनियां जिन पे कार्रवाई हुई है। अंजना जी, ये सारे तथ्य ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये जनजात झूठे हैं,
झूठी राजनीति करते हैं और 4 जून को इनको जवाब जनता देगी। ऐसी चोट लगेगी कि किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं ठीक हो है। पाएगा। सत्यप्रकाश मिश्र जी, सत्यप्रकाश मिश्र जी, बहुत दिलचस्प है कि आज मैं बाहर से बुलेटिन कर रही हूं और आप ही स्टूडियो में जाके जम गए हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल है, जनता के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा विपक्ष की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए उसका फायदा उठाते हुए एक हाथ से पैसे दो, बॉन्ड लो, और दूसरे हाथ से बेल लो शरत रेड्डी के मामले में, ऐसे ही अन्य जगहों पर। अब इस आरोप का आपको जनता के सामने, क्योंकि अगर ये छवि टिक जाती है कि वाकई एजेंसीज का इस्तेमाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे लेने के लिए किया गया, तब तो परेशानी में पड़ सकते हैं आपका गठबंधन। अंजना जी, स्टूडियो आपको मिस करता है, मैं इस पर विस्तार से बात रखना चाहता हूं। जब भारत के वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी सदन में इस बिल पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि चुनावी चंदा या राजनीतिक दलों को चंदा की पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि काला धन इसमें न आए और विपक्ष को भी पैसा मिले, उसकी जानकारी सार्वजनिक न हो तो विपक्ष को भी पैसा मिलेगा। क्यों? अगर विपक्ष को पैसा नहीं मिलेगा और इसकी जानकारी चली जाए तो सरकारें उन कंपनियों को शायद परेशान कर सकती हैं, ऐसा तर्क उन्होंने दिया। और जब ये बोल रहे थे कि विपक्ष को पैसा मिला तो विपक्ष में अद्भुत खिलखिलाहट थी, मुस्कुरा रहा था पूरा विपक्ष सदन में, मैं इस बात का गवाह हूं। राजनीति में चंदा कहां से आएगा और राजनीति कैसे चलेगी, ये सभी दलों का एक सामूहिक विषय है। राजनीति में ये जो आम आदमी पार्टी अभी बुदबुदा रही है ना, ये फोर्ड फाउंडेशन के पैसे को लेकर के राजनीतिक आंदोलन किया करते थे। और 2015-14 वाले चुनाव में 50-50 लाख कहां से आया, एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल जी से, वो वीडियो मौजूद है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे क्या पता ये लोग कौन है, उनको कुछ नहीं पता, और 50-50 लाख उठा लिया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कितने घोटाले से कहां से पैसा बनाया, 20-20 हजार रुपया लेकर के हजारों नाम छाप दिए कि ये 20-20 हजार आए। तो राजनीति में चंदा कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये विषय है। और जो लोग पहले से पैसा लेते रहे अलग अलग तौर तरीके से, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलने का कोई हक नहीं है। जैन हवाला की डायरी पकड़ाई थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे कि हवाला से पैसा लिया, और उनमें विपक्ष के जिन नेताओं के नाम थे उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव तक नहीं लड़ा कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम था। तो आप समझिए कि चंदा, राजनीति और धंधा, इस तीनों को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया। यह बात सही है कि बैंक को पता होता है कि किसने क्या पैसा किस पार्टी को या बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को गया। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, एक तो 3 विषय है कि वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और एक इंटेंट ऑफ क्विड प्रो को है, जो आप सवाल उठा रही थी कि परेशान कर सकते हैं, पैसा वसूल सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता का विषय किया है। उस पर असंवैधानिक कहा है कि संविधान के अनुरूप नहीं है। तो अब संविधान के अनुरूप उसको बनाने के सारे रास्ते खुले हैं। आखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कौन देगा, किन रास्तों से पैसा आएगा, उसकी पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। आज जो भी चंदा 2000 करोड़ कांग्रेस लेकर बैठी है, आम आदमी पार्टी लेकर बैठी है, टीएमसी लेकर बैठी है, डीएमके बैठी है, वाईएसआर बैठी है, 100% में 63% विपक्ष की पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये काला धंधा चल रहा है। वाह, मनन आम भी खा लिया चूस चूस करके, और रस कह रहे हैं कि दूसरे ले गए। पहले आपके पास आती हूं प्रियंका जी, दोनों ठीक है। सुजाता जी, देखिए, इससे एक सवाल उस वक्त मुझे भी याद है, बहुत बहसें इस पर हुई थी। एक सवाल यह भी था कि विद इन पार्टी भ्रष्टाचार बहुत होता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नाम पर कोई किसी से पैसे ले रहा है, उसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई मतलब पार्टी के नाम पर उगाही कर सकता है, लोगों से पैसे ले सकता है, और शायद पार्टी को इसके बारे में पता भी नहीं चले। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आएगा तो पार्टी के नाम आएगा, फिर पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी। ये भी एक बड़ी वजह उस समय गिनाई गई थी। दूसरा यही कि अगर नाम ना बताया जाए तो जो सत्ता पक्ष है वो टारगेट नहीं कर सकता कि भाई कांग्रेस पार्टी को ये 1950 करोड़ रुपए जो मिले ये कहां से मिले। ये तो एक शील्ड आप लोगों को मिला ही हुआ था ना, जब ये जानकारी नहीं थी कि किन कंपनियों ने आपको पैसा दिया है। तो ये जो 2 फैक्टर्स उस वक्त पर बहुत चर्चा में हुए थे, इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात तो ये है कि देश की जनता जनार्दन होती है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो चंदे से ही चलती है, जनता के चंदे से।
और जनता को यह अधिकार है कि वो जाने कि पैसा कहां से आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और इसी कारण से ये पूरी स्कीम आज असंवैधानिक और अवैधानिक मानी गई है कि जनता जनार्दन को नहीं पता चला। मगर आपने जो बात कही है, हम इस बात को मानते हैं और इस बात को बार बार कहते भी हैं कि हमारे जो सिस्टम है हमें उन्हीं को तो बेहतर करनी है और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए जो भी कुछ लाया जाए उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसी की बात करी जा रही है। मगर अभी जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो क्या बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो जब ये अरुण जेटली जी ने कहा तो उनकी बातों से ये था कि विपक्ष को भी मिले और किसी को पता भी ना चले। अरे भाई, लेकिन जो सत्ता में है उसे तो पता चलेगा ना, जो सत्ता में बैठा है उसे तो हर एक पार्टी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन बाकी पार्टी के किसी नेता को किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। मगर मुझे हैरानी इस बात की होती है कि मैंने बिल्कुल साफ कहा जब गौरव भाटिया जी ने यह सवाल उठाया था कि इसमें हमने पैसा क्यों लिया। जो स्कीम लाई गई है ना सरकार के द्वारा, अगर संसद में पास हुआ, जब तक वो असंवैधानिक और अवैधानिक नहीं होता तब तक हर पार्टी को अधिकार भी है और उसमें लेना भी चाहिए था। लेकिन जो सवाल हमने उठाए थे, इसी कारण से पेटिशनर में जया ठाकुर जी हमारी नेता है जिन्होंने केस फाइल किया था। तो ये तो बात साफ हो गई कि अगर हमें ज्यादा पैसा मिला, और कुछ दिन पहले तो एक अजीबोगरीब तर्क भी मैंने सुना था अंजना जी, जिसमें ये कह रहे थे कि पर हेड सांसदों को ज्यादा पैसा मिला, विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के, टीएमसी को। भैया कमाल की बात है, अगर आपने पर हेड कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब आप उनको कैलकुलेट कर रहे हैं जो जीत गए, आप उनको ये बात ही नहीं कर रहे जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो चुनाव के पहले आया ना। आपके कहने का मतलब है कि आप किसी होटल में जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप होटल में जाकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ले, इवेंट मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टीज है भी। लेकिन चीन की ये बात करते हैं तो दूसरी बात का मैं जवाब देती हूँ। ये पीएम केयर्स फंड भी था ना, ये तो पीएम केयर्स फंड है। पीएम केयर्स फंड में वो जो चीनी कंपनियों से पैसा लिया गया था उसका हिसाब दिया आपने। आपको याद होगा कि यूआई ने ये ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने कैसे पैसा दिया था पीएम केयर्स फंड में, और ये कहते हैं कि चीन के बारे में हम बताएं, आप नहीं बताएंगे कि राम माधव वहां क्यों जाते हैं, पूरी टीम लेकर नितिन गडकरी ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजते हैं, उनके नेता आपके हेडक्वार्टर में आकर क्या करते हैं, इनके बारे में भी बता दीजिए। जहां तक बात है राजीव गांधी फाउंडेशन की, तो सारे कागज तो पब्लिक डोमेन में 10 साल से चीख चिल्ला रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई करके दिखा देते वो पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, वो पारदर्शिता है। चीन वाले मुद्दे पर एक जवाब दे दीजिए गौरव जी, फिर मैं जाऊंगी प्रियंका जी के पास। इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर प्रियंका जी के पास जाऊं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में नैतिकता बची ही नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी को निचोड़ेंगी ना तो एक बूंद शर्म या नैतिकता मिलेगी नहीं। मैं जानना चाहता हूं, बताइए कहां पे है एमओयू। ये देखिए एक तस्वीर है, राहुल गांधी चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं। सूचना के अधिकार पे हम बात कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और अखंडता से बढ़ के क्या मुद्दा हो सकता है? मुझे बता दे, यहां पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, कहां पे है एमओयू? मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं तो ढूंढ रहा हूं कई सालों से, बहुत खोजी व्यक्ति हूं, मिल नहीं रहा है। दूसरा प्रश्न इसी पे पूछता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा चीन ने दिया, आज तक बताया है राजीव गांधी फाउंडेशन की क्या मजबूरी थी कि चीन से चंदा लेंगे? नहीं बताया। तीसरी बात, सोनिया गांधी जी 15 साल तक भारतीय नागरिकता नहीं लेती हैं। सूचना का अधिकार है, मेरा नागरिक हूं, करोड़ों नागरिक जानना चाहते हैं। 1968 में शादी हुई, 83 में नागरिकता ली। क्यों सोनिया गांधी जी 15 साल क्या मजबूरी थी कि भारत की नागरिकता आपको लेने की कोई ना इच्छा हुई ना आपने ली? और अब मैं एक दो बातें और बताऊंगा अंजना जी, दर्शकों को पता होनी चाहिए। आप एक फैसला लेते हैं जो देश हित में होता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की चंदा की व्यवस्था थी उसको सुधार देता है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, वो कहती है कि इसको हम गैर संवैधानिक बताते हैं। ठीक है, हमारी सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय का एक लाइन दिखा दे फैसले में जहां उन्होंने कहा हो कि सरकार ने कोई गलत किया या इनकी मंशा गलत हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं,
सर्वोच्च न्यायालय ने 2G लाइसेंस 122 इसलिए रद्द किए क्योंकि भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर कांग्रेस की सरकार के माध्यम से रुपया लेती थी और उसके साथ 200 से ज्यादा कोल लाइसेंस जो है वो रद्द किए। क्यों? क्योंकि उसमें रिश्वतखोरी करती थी। ऑर्डिनेंस की बात आपको पता है, विशेषाधिकार है। हमारी सरकार सर्वोच्च न्यायालय का इतना सम्मान करती है, हमने कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लाया कि पलट दे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचारी दोष सिद्ध हो चुके थे उनके लिए एक ऑर्डिनेंस लाए थे मनमोहन सिंह जी। इसलिए मैं कहता हूं नैतिकता का पाठ आप ना पढ़ाया करिए। हमेशा जो भी फैसला लिया गया है सही नियत से लिया गया है, सही नियत से फैसले लिए जाते हैं तो भी सर्वोच्च सुजाता जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आते हैं। ठीक है गौरव जी, सरकार ने खुद गलत किया। ठीक है गौरव जी, ठीक है प्रियंका जी, फोर्ड फाउंडेशन के पैसे के जरिए एक राजनीतिक आंदोलन किया जा रहा था, ये सत्यप्रकाश जी ने आरोप लगाया, उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी आई, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकपाल कई सारे मुद्दे उठाए। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि भाई पुराना सिस्टम हो जिसमें कौन कहां से पार्टी के नाम पर चंदा ले रहा है, कितनी पेटियां आ रही है, कितनी ब्रीफकेस आ रही है, वो सब पता ही ना चले। क्या चाहते हैं आप लोग? चुनाव आयोग पर पहले प्रश्न खड़े करते थे, चुनाव आयोग ने ही ये पैसों की बरामदगी की है, कैश की, जो अन्य अन्य जगहों पर चल रही थी। तीसरा, वो कह रहे हैं कि आप सोर्स अपना बताएं कि ये सारा का सारा पैसा बीजेपी का कैसा है, इस पर कैसे है, ये वो पूछ रहे हैं। 3 सवाल, तीनों के जवाब। अंजना जी, आपको ध्यान होगा जब हम पहली बार सेवा करने का हमें मौका मिला था लोगों का, तो हमने सबसे पहले कहा था कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से चंदा मिलता है। और आम आदमी पार्टी हमारे देश की पहली पार्टी थी जिसने ये इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की, वेबसाइट बनाई, सब कुछ डाला। पहली चीज, पलटू राम जी की पार्टी की प्रवक्ता की मैं आगे भी जवाब दूंगी, पर पहले बेशरम झूठी पार्टी पर आ जाऊं, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनको लॉ की जानकारी बहुत है, तो ये मुझे बता दे शरद रेड्डी का एक भी अकाउंट जिसमें 10 रुपए भी हो, कोई फ्रीज हुआ हो, एक भी अकाउंट, ज्यादा नहीं मांगती। दूसरी चीज, क्योंकि ये टीवी डिबेट्स में ज्यादा शायद बहस करते हैं और कोर्ट नहीं जा पाते गौरव भाटिया जी, तो इनको शायद पता नहीं है कि हमारे नेता जेल के अंदर बिना चवन्नी की रिकवरी के सबूत के अंदर इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने 2018 में पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे आज तक कोई एफआईआर नहीं है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। पीएमएलए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात कर रहे थे ये वकील बैठे, इनको बताइए मनी कहीं कोई ट्रेल नहीं है। दूसरी चीज, पलटू राम जी की पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगी कि सिटीजन्स ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ना, अभी जब बहस चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, तो बेशरम झूठा पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के, उनके वकील ने कहा कि सिटीजन्स को कोई राइट नहीं है जानने का कि किससे पैसा आया और कहां पैसा आया। इसलिए गौरव भाटिया जी 2017 तक जो बता रहे थे कि आरएसएस देश में दंगे करवाती है, वो यहाँ बैठ के आज नैतिकता की बात ना करें क्योंकि उनकी पार्टी बदल गई। एक चीज और बता दूं, आपने चाइना का भी मुद्दा उठाया, तो इनके अपने सांसद हैं तापिर गांव, वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं बार बार कि बचा लो, यहाँ पे चाइना आके अग्रेशन कर रहा है और हमारी जमीन कब्जा ली है। तापिर गांव को पता नहीं इन्होंने दोबारा नियुक्त किया कि नहीं, वो मैं अपडेटेड नहीं हूँ, पर इनके अपने सांसद बता रहे हैं कि 4000 किलोमीटर जमीन छीन ली है भारत से चाइना ने। इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, इस पर एक जवाब गौरव जी, फिर मुझे सत्यप्रकाश जी के पास। सबसे पहले तो अराजक अपराध पार्टी, हाँ अराजक अपराध पार्टी पापी आप यहाँ पे बैठ के कैसे झूठ फैलाती है। इन्होंने फर्स्ट राउंड में बोला 12,000 करोड़ रुपया जब्त किया गया है केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं से, और मैंने कहा प्रमाण दे दीजिए, दिया नहीं। देखिए सबके बस की बात नहीं होती कि 41 साल की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता बन जाएं। मेरे पे पर्सनल टिप्पणी करती हैं मैडम, आपने तो फाइल आज तक एक नहीं उठाई होगी, वो क्लाइंट भाग जाएगा जिसका केस ऐसी वकील लड़ेंगी जिनको ये भी नहीं पता है कि क्या कहाँ बोलना है। मैं केवल ये कहूँगा, क्योंकि आपके अंदर आप इनको चुप कराइए, चुप कराइए इनको। मैडम अंजना जी इनको चुप कराइए। प्रियंका जी उनको पूरा कर लेंगे। बौखलाई बिल्ली है, प्लीज, इनका काम ही यही है केवल। पूरा कीजिए और कोशिश कीजिए आप दोनों पर्सनल नहीं, वापस टॉपिक पे। हाँ देख, हाँ नहीं, ये बात आपको तब कहनी चाहिए थी जब वो पर्सनल हो रही थी।
मेरे को तो जानकारी हुई है चीटिंग कर रही थी, तो भी गलत चीटिंग कर ली और फेल हो गई थी। 3-4 बार में LLB पास किया है, 8-9 साल लग गए थे। ये मेरी जानकारी है इनके बारे में। मैंने आज तक इनको कोर्ट के अंदर कभी देखा नहीं है। अधिवक्ता भी नहीं है, वरिष्ठ अधिवक्ता क्या बनेगी। खैर, अब सुनिए, अभी ये कह रही थी जब पहली बार सेवा करने का मौका मिला। अरे नहीं, जनता जान गई जब पहली बार मेवा खाने का मौका मिला था अरविंद केजरीवाल को। झूठ कैसे बोलते हैं। उन्होंने क्या अंजना जी ये नहीं कहा था कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, बीवी की कसम खाता हूं। लिया ना। आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा लिया, लेकिन खुद आप इस्तीफा नहीं देते हो जब जेल जाते हो। ये दोहरे मापदंड क्यों है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? वक्त इतने की इजाजत देता है सत्य प्रकाश मिश्रा जी। दो लाइन से दो लाइन का कमेंट सबसे। सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपसे शुरू कर रही है। सत्य जी जल्दी से। ठीक है, नहीं गौरव जी टाइम की कमी है, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी 2 लाइन का, उसमें बोल दीजिएगा। दो लाइन का। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी की नकाब उतरते हुए भ्रष्टाचार और शराब घोटाले वाल की पार्टी की पक्ष लेने पलटू राम आप लोग हैं। कांग्रेस को गाली दिया, सपा को गाली दिया, लालू जी को गाली दिया। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसको केजरीवाल ने चोर नहीं बताया और उसकी गोद में जाकर बैठे बच्चों की कसम खाने के बाद नीतीश कुमार सिद्धांतों से नहीं पलटे। 45 साल की राजनीति में एक दाग नहीं उनके ऊपर, हिम्मत नहीं है। आपने अपना पॉइंट बोल दिया। प्रियंका जी देखिए, इनको ज्यादा प्रियंका जी 2 लाइन दिल मिलाने की जरूरत नहीं है इनको। अभी चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, पता चल जाएगा जनता कितना इनका साथ दे रही है कितना नहीं। जनता ये पूछ रही है बार बार गौरव भाटिया की पार्टी से, बेशरम झूठा पार्टी से, कि क्यों तुमने शराब माफिया के किंगपिन से 60 करोड़ की रिश्वत ली। उसका जवाब ही नहीं दे रहे ना अमित शाह जी ना गौरव भाटिया जी। इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, सुजाता पॉल करेंगे। सुजाता पॉल जी। सुजाता भारत जलाओ पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने जो बात कही है ना, उसमें बता दें कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में CAG जो आप ही के स्टूज है, उन्होंने माफी क्यों मांगी? उन्हें तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बात को आप रख नहीं पाए, आप बता नहीं पाए कि PM ठीक है के फंड में गौरव जी जल्दी से। ठीक, देखिए मैं केवल इतना कहूंगा, ये सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं तो भी ये ईमानदार प्रधानमंत्री का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 1 लाख जब भ्रष्टाचारी नर्क जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल की मूंछ का एक बाल आता है। ये है भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल। खुद इन्होंने चंदा लिया है, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और एक ईमानदार प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि एक पारदर्शिता युक्त एक व्यवस्था हम बनाएं और आगे भी बनाएंगे। इसी के साथ आज की हल्ला बोल की बहस का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये सियासी पारा अभी और भी चढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आएंगी। 6 दौर का मतदान बाकी है। आज तक की कवरेज जारी है। रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ठाणे में जनता और नेता होंगे आमने सामने। देखते रहिए आज।